हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ कुलदीप सजवान। सो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। सो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 5 इन दिस इज। ऑप्शन हमारे सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है 21, सेकेंड ऑप्शन 25, थर्ड ऑप्शन 26 एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो मेरे पास सबसे पहले एक्सप्रेशन है, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास? एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से थी, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस सो ऑन, एंड ये कहाँ तक जा रही है मेरे पास? सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रही है, एंड माइनस 3/2। और इसमें मुझे कोफिशिएंट किसका देखना है? x रेज़ टू पावर 5 का कोफिशिएंट देखना है। x रेज़ टू पावर 5 का कोफिशिएंट मुझे यहाँ पे देखना है। अब देखिए, सबसे पहले इस अंदर वाले टर्म को मैं कुछ अच्छे से लिख पाता हूँ या नहीं लिख पाता हूँ, उस पर मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है मेरे पास है 1 प्लस 2x प्लस 3x सो ऑन। तो एक काम कीजिए, इसको मैं दो तरीके से थोड़ा सा सॉल्व कर सकता हूँ। दो तरीके से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? पहला मेथड है, हमने सीक्वेंस सीरीज में आपने ऐसी कुछ टर्म्स को जो इन्फिनिटी तक जा रही थी उनको सॉल्व करना सीखा होगा। तो लेट्स से कि इसका जो समेशन है, इस पूरी सीक्वेंस, ये जो पूरी की पूरी सीरीज है, सॉरी बेसिकली जो ब्रैकेट के अंदर सीरीज है उसका सम मैं s लिख देता हूँ। और ये s किसके इक्वल होगा? 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर सो ऑन। अब ध्यान दीजिए, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हम AGP टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AGP सीक्वेंस बोलते हैं। AGP, ठीक है। AGP क्या होता था? अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन साथ में चलता था। अर्थमेटिकल कैसे? 1 2 3 4 5 इस तरह जाएगा, एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कैसे जा रहा है? x स्क्वायर x क्यूब इस तरीके से। तो ये साथ में जब कंबाइन होते थे ऐसे सीरीज को AGP सीरीज बोलते थे। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? देखिए, कोफिशिएंट का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। 2 - 1 करेंगे 1, 3 - 2 करेंगे 2, 3 - 2 करेंगे 1 अगेन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसको मैं x के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 के साथ x मल्टीप्लाई होगा। मैं इसको यहाँ पे इसके नीचे लिख देता हूँ, x प्लस 2x स्क्वायर प्लस सो ऑन चलता जाएगा। एंड इन दोनों को अब हम क्या करने वाले? अब हम कर लेते हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ जाएगा s टाइम्स 1 माइनस एक्स, एंड राइट हैंड साइड में क्या आने वाला है? 1 तो एज इट इज रहेगा, 2x माइनस एक्स, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं एक जानी पहचानी सी सीरीज आने लगी। ये कौन सी सीरीज है? GP है। GP विद फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो x। यहाँ पे देख सकते हैं आप, GP है 1, नेक्स्ट टर्म x है, नेक्स्ट टर्म x स्क्वायर है। तो साफ पता लग रहा है फर्स्ट टर्म को मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया होगा तो सेकंड टर्म आई होगी, सेकंड टर्म को मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया होगा तो x स्क्वायर आया होगा। तो ये जो सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है? ये GP सीरीज, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जिसमें इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स हैं। कैसे टर्म्स हैं? इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था a/1 माइनस आर। ए क्या होता था? पहली टर्म, और आर क्या होता था? कॉमन रेशियो, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? इसका पूरा का पूरा सम क्या हो जाएगा? ए मतलब फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, 1/1 माइनस आर। आर कितना है इसका? कॉमन रेशियो x है, तो यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा s टाइम्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स। तो यहां से क्लियरली मुझे पता लग गया कि s की वैल्यू क्या आ गई? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये कौन सा तरीका है? ये तो जीपी वाला तरीका था, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला, और जो हमने वो सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते हैं वो वाला तरीका है। इसका एक और वे भी है। इसका एक और वे क्या है? बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर कर रहे हैं हम, तो बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखिए। ये जो अंदर वाला जो पूरा का पूरा जो सीरीज है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस, अब 2x है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, -2x माइनस एक्स, ठीक है। 2x को क्या लिख दिया? -2x माइनस एक्स। नेक्स्ट 3x स्क्वायर है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? प्लस -2 माइनस 1, ठीक है, -2 - 1 टाइम्स माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आप देख सकते हैं
-2 से ये 2 फैक्टोरियल, ये 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 -1 ये -3 बनेगा, एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, तो +3x² आ जाएगा। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट वाली टर्म क्या बनी होगी, देखो पैटर्न भी समझ सकते हैं इसमें, यहाँ पे आए -2 उसके साथ -x, -x का स्क्वायर आया, -x का क्यूब आना चाहिए, एंड -2 के साथ यहाँ पे क्या है -2, फिर उसके साथ एक सब्ट्रैक्ट कर लिया, -2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या आना चाहिए, प्लस -2 -2 -1 -2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल आ चुका था, 3 फैक्टोरियल कर लेंगे, -x का स्क्वायर आ चुका तो -x का क्यूब कर लेंगे। तो यहाँ से क्लियरली नेक्स्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी, 4x³ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से x³ आ जाएगी, यहाँ पे कितने नेगेटिव साइन है, 1 2 3 और ये 4 नेगेटिव साइन, पूरे की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव बन जाएगी, तो पॉजिटिव का 4x³ आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से ऊपर के 2 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2 और 2 4, तो 4x³ आ रहा है, ठीक है। अब ये बताइए, और इसको कंटिन्यू रखता हूँ मैं, ये किसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन किसकी है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है हमारे पास 1 - x रेज़ टू पावर -2 की एक्सपेंशन, 1 - x रेज़ टू पावर -2 की एक्सपेंशन। याद हो इससे पहले वाले लेक्चर में भी आप जा सकते हैं, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर जो हमने रिकॉर्ड किया था, इससे पहले वाले लेक्चर में क्या था, 1 - x रेज़ टू पावर -n की एक्सपेंशन क्या होती थी, वो होती थी 1 + nx प्लस -n -1 टाइम्स -x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ठीक है, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू रहता था, ठीक है। इस तरह से एक्सपेंशन होती थी और ये वही एक्सपेंशन है, तो इसका डायरेक्टली हम यहाँ से ये लिख सकते हैं 1 - x होल रेज़ टू पावर -2 की एक्सपेंशन है। दैट मीन्स ये टोटल जो अंदर का पूरा जो सीरीज है ये किसके इक्वल आ गया, 1/1 - x होल स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब इसमें इसकी पावर -3/2 है, उसको भी देखना पड़ेगा, तो अंदर मेरे पास आ चुका था, मेरे पास 1/1 - x होल स्क्वायर एंड होल रेज़ टू पावर -3/2, राइट, होल रेज़ टू पावर -3/2। तो यहाँ से मेरे पास इसको थोड़ा सा और सही ढंग से लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 - x रेज़ टू पावर -2, ठीक है, -2 लिख दिया मैंने, एंड -3/2 पावर में कैंसिल आउट किया, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, 1 - x का होल क्यूब आ गया, 1 - x का होल क्यूब आ गया, ठीक है। अब मेरे से उसने पूछा क्या था, मेरे से तो उसने पूछा कि x टू पावर 5 की एक्सपेंशन, एंड इसको पूरे के पूरे, जब मैंने ये पूरे की पूरे सीक्वेंस को सॉल्व किया तो मेरे पास ये किसके इक्वल आ गया, 1 - x का होल क्यूब के इक्वल आ गया। आप देख सकते हैं 1 - x का होल क्यूब, इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी जा सकती है, x³ जा सकती है, x टू पावर 5 तो जा ही नहीं सकती है। दैट मीन्स हमारे पास जो ये ऑप्शन है 21 होगा, 25 होगा और 26 होगा, ये सारे के सारे गलत हो गए। दैट मीन्स अपने पास ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दीज। दैट मीन्स अपना आंसर जो होना चाहिए वो नन ऑफ दीज होना चाहिए, राइट। सो कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 5 ढूंढना था, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना, बस इसी में थोड़ा सा वो था, इसको सॉल्व करना। उसके बाद तो देख लिया कि उसमें x टू पावर 5 का कभी भी पावर तो जाएगी नहीं, तो x टू पावर 5 की पावर जाएगी नहीं तो कोफिशिएंट कैसे आ सकता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ इंटेग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा, इंटेग्रल टर्म्स निकालनी है हमें, तो एक काम करते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इंटेग्रल टर्म्स, इसकी जनरल एक्सपेंशन लिखनी होती है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में जो जनरल टर्म होती है वो लिखनी होती है, ठीक है। तो जनरल टर्म लिखते हैं सबसे पहले हम, तो यहाँ पे मेरे पास है √3 प्लस √8 होल रेज़ टू पावर 256। ओके, तो इसमें मुझे इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स निकालने हैं कि कितने इंटीग्रल टर्म्स होंगे। इंटीग्रल टर्म्स का क्या मतलब है, इंटीग्रल टर्म्स का मतलब है कि जब पावर में फ्रैक्शन हो, ठीक है, किसी भी टर्म में पावर में अगर फ्रैक्शन हो जाता है 1/2 1/3 तो वो इंटीग्रल टर्म्स तो बनती नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी हम जनरल टर्म लिख देते हैं।
तो जनरल टर्म कैसे होती है, देखिए a प्लस बी रेज टू पावर n, इसकी जनरल टर्म कैसे लिखते थे, इसकी जनरल टर्म लिख सकते थे टी आर प्लस वन फॉर्म में, एंड टी आर प्लस वन किसके इक्वल होता है, एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर के इक्वल होती है जनरल टर्म। ठीक है, सेम इसको जनरल टर्म इसके लिख देते हैं। तो जनरल टर्म कैसे लिखेंगे इसके, इसकी जनरल टर्म आ जाएगी टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 256 सी आर 3, अच्छा रूट 3 है तो पावर 1/2 तो ऑलरेडी है, 3 रेज टू पावर 256 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कैसे आए, क्योंकि 3 की पावर ऑलरेडी था वो 1/2, एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/8 तो ऑलरेडी है, तो 5 रेज टू पावर r अपॉन 8। ठीक है, r अपॉन 8। आई होप ये क्लियर है। a रेज टू पावर n माइनस आर, मतलब पहले वाली टर्म की पावर में क्या आना चाहिए, n माइनस आर, n अपना 256 है, 256 माइनस आर, एंड दूसरे वाले की पावर में r आना चाहिए, एंड डिवाइडेड बाई 2 इसलिए हुआ क्योंकि रूट 3 था, एंड डिवाइडेड बाई 8 इसलिए हुआ क्योंकि 5 की पावर 1/8 ऑलरेडी थी। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इंटेग्रल नंबर ऑफ इंटेग्रल क्या निकालना, मुझे नंबर ऑफ इंटेग्रल टर्म्स निकालने, इंटेग्रल टर्म्स निकालने मुझे, तो अब ध्यान दीजिए इंटीग्रल टर्म्स कैसे निकल सकती हैं। देखिए अगर ध्यान दें, ये तो मेरे पास एक इंटीजर ही आने वाला है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव इंटीजर ही आने वाला है हमेशा। प्रॉब्लम कहां पे राइज हो सकती है, जब r की कुछ ऐसी वैल्यूज के लिए पावर में 3 की पावर में भी फ्रैक्शन में आ जाए। ठीक है, r की कुछ ऐसी वैल्यूज के लिए, जैसे लेट्स से r की वैल्यू मैंने 1 सब्स्टिट्यूट कर ली, तो यहाँ पे कितना आएगा 255 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 की पावर 255 डिवाइडेड बाई 2, 255 2 से एग्जैक्टली डिवाइड तो नहीं होता है, दैट मीन्स 3 की पावर कुछ फ्रैक्शन में आ रही है, तो उस टाइम इंटीजर टर्म तो नहीं बनने वाली, क्योंकि ये इंटीजर बनेगा बट ये इंटीजर नहीं बनेगा। एंड r की वैल्यू जैसे 1 सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो अगेन क्या होने वाला है, 5 की पावर में फ्रैक्शन आ जाएगा, तो इसलिए वो इंटीजर नहीं बनने वाला है। अब इंटीजर बनेगा कब, ऐसी r की वैल्यूज के लिए इंटीजर बनेगा जब 5 की पावर और 3 की पावर दोनों ही उस r की वैल्यू के लिए फ्रैक्शन पावर न दे। ठीक है, अब वो कैसे देखें, वो फ्रैक्शन पावर न देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 5 की पावर r/8 है, तो ये जो r है ना, ये r जो भी वैल्यू देगा, जो भी वैल्यू हम r की सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो पहले तो 8 से डिवाइड होनी पड़ेगी। ठीक है, 8 से डिवाइड तो चाहिए अपने को, जैसे r की वैल्यू 0 जरूर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि r की वैल्यू जैसे 0 सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे 0/8, 5 की पावर कितना बन गया 0.8, 5 की पावर 0 बन गया, 1 आ गया, और यहाँ पे r की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे 256 डिवाइडेड बाई 2, 3 की पावर 256 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 की पावर समथिंग आएगा जो कि फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो उस टाइम ये इंटीजर टर्म दे देगा कॉरेस्पॉन्डिंगली r की वैल्यू 0 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये पता लग गया कि r/8 बिलोंग करना चाहिए इंटीजर को, तो r/8 इंटीजर को कब बिलोंग करेगा, जब r होगा 8 का मल्टीपल, 8 टाइम्स m, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू हो सकती है 0 हो सकती है, 8 हो सकती है, 16 हो सकती है। ठीक है, मल्टीपल 8 के मल्टीपल 0, 8, 16, 32, सॉरी 24 बच गया, तो यहाँ पे 24, 32, लास्ट में कहां तक जा सकता है, r की मैक्सिमम वैल्यू, r की मैक्सिमम वैल्यू 256 तक जा सकती है। क्या 8 का मल्टीपल है 256, 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16, यस, तो यहाँ पे 256 भी आ सकता है। r की वैल्यूज ये हो सकती हैं, बट साथ में ये भी तो एक इंटीजर बनना चाहिए ना। अब ये इंटीजर कब बनेगा, जब 256 माइनस r डिवाइडेड बाई 2 था, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा टर्म 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, सो ऑन, कहां तक जाएगा लास्ट, ये 256 तक, 256 तक लास्ट जाएगा। तो यहां से लास्ट वाले ये यहां से r की वैल्यूज क्या आ जाएंगे 256 माइनस r। अब हम क्या करने वाले, यहां से और यहां से कॉमन r की वैल्यूज ले लेंगे, वो अपना आंसर होगा। यहां से r की वैल्यूज कौन कौन सी आ जाएंगी, यहां से r की वैल्यूज आ जाएंगी लास्ट वाले जो ये 256 माइनस r है, यहां से r की वैल्यूज कौन कौन सी आ रही है, 256 माइनस 0, 256,
फिर 256 माइनस 2 करेंगे 254, 252, सॉरी 256 हो गया, 254 हो गया, 252 एंड सो ऑन करते करते 256 माइनस 256 0। अच्छा आर की वैल्यूज यहाँ से आ रही है 0, 8, 16 और यहाँ से आर की वैल्यूज आ रही है 0, 2, 4। ये भी इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स, और ये भी इवन नंबर्स है। 8 के मल्टीपल है ना, तो 2 के मल्टीपल तो होंगे ही होंगे। तो मेरे पास आर की कॉमन वैल्यूज कौन सी आ जाएंगी? देखो 0 कॉमन वैल्यू आएगी, बट इसके नेक्स्ट वाली टर्म कौन सी, इसके जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी होती है? 2 होती है, बट यहाँ पे 2 नहीं होता, यहाँ पे जस्ट 8 के मल्टीपल्स है। तो अपने पास जो आर की वैल्यूज होनी चाहिए कॉमन जो है, वो कौन कौन सी कॉमन वैल्यूज हैं? यहाँ से ही आर की कॉमन वैल्यूज आएंगी। और कितनी आर की कॉमन वैल्यूज हैं? आर की वैल्यू देखो 8, 8 1 8, 8 2 16, और ये 8 कितने पे जाता है? 256 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 8 इंटू 256 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 8 3 24 और 8 2 तो 32। ठीक है, मतलब 8 1 8, इसको मैं लिख दिया 8 इंटू 1, 1 से लेके 32 तक तो आर की वैल्यू 0 होगी, और आर की वैल्यू 0 भी इंक्लूड है। तो 32 और प्लस आर की वैल्यू 0, 33। तो 33 आर की वैल्यूज ऐसी हैं, आर की 33 वैल्यूज है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग दोनों के दोनों 3 की पावर और 5 की पावर दोनों ही एक इंटीजर बन जाएगा, तो टोटल इंटीजर दे देगा आंसर। तो आर की वैल्यू टोटल कितनी होनी चाहिए? 33 आर की वैल्यूज होनी चाहिए। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। सो आर की वैल्यू 32 वो बोलता है नहीं, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा 33, 34 और 35, और ये 34 35 ये गलत है। आर की वैल्यू 33 अपना फाइनल आंसर हो गया। सो अब बाकी क्वेश्चंस भी देख लेते हैं आगे। ओके, सो बाकी क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज अ पॉजिटिव, if x is positive, the first negative term in the expansion of 1 plus x whole raised to power 27 by 5 is, so पहली तो सेवन्थ टर्म नेगेटिव होगी, या फिफ्थ टर्म नेगेटिव होगी, या एट्थ टर्म नेगेटिव होगी, सिक्स टर्म नेगेटिव होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास कौन सा कंसेप्ट लग रहा है? बाइनोमियल थ्योरम फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम वेयर व्हेन पावर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, सो बाइनोमियल थ्योरम कब लग रही है? इसमें कौन सी वाला कंसेप्ट लग रहा है कि जब ये जो बाइनोमियल थ्योरम, इसमें पावर जो है वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में 27/5। तो इसके लिए क्या कंसेप्ट होता है, ध्यान से देखिए। मेरे पास होता क्या है, a प्लस बी होल रेज टू पावर n होता है, और इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से कैसे एक्सपेंड करते हैं? समेशन r की वैल्यू 0 से लेके n तक, nc0, ठीक है, NCR सॉरी, NCR a रेज टू पावर n माइनस r एंड b रेज टू पावर r। ठीक है, a प्लस बी होल रेज टू पावर n समेशन, इस तरह से। और यहां पे n जो होता है वो n इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। पर ज़रूरी नहीं है कि ये जो बाइनोमियल थ्योरम है इसके लिए हमेशा n पॉजिटिव इंटीजर हो। n अगर नेगेटिव भी है या फ्रैक्शन में भी है तो भी हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। उस टाइम बाइनोमियल थ्योरम कैसे बन जाती है? उस टाइम बाइनोमियल थ्योरम ऐसे बन जाती है, लेट्स से 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, यहाँ पे n जो है ना, ये वाला n है ना, n डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर जरूरी नहीं है, डजंट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। तो उस टाइम कैसे बन जाएगी ये? उस टाइम बन जाएगी 1 प्लस माइनस n माइनस एक्स प्लस माइनस n माइनस n माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस n माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स का क्यूब, सो ऑन। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट आते हैं, यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स होंगे वो इस तरह से होंगे, माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस n माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे ये जो x है ना, ये वाला जो x है, ये x जो होना चाहिए वो 1 से छोटा होना चाहिए।
ठीक है, तभी ये सही आंसर देता है, तभी ये कन्वर्ज आंसर देता है। ठीक है, ये क्यों होना चाहिए, एक ऐसा, इसका काउंटर एग्जांपल क्या है कि अगर ऐसा ना हो तो गलत हो जाती चीज़ें। वो गलत कैसी होती है कि ये यही क्यों होना चाहिए, इसका एक रीज़न है। और जो हमने फर्स्ट लेक्चर किया था, इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर, उसमें मैंने ये अच्छे से डिस्कस किया है कि कौन सी एक्स की वैल्यूज़ के लिए ये गलत आंसर दे देता है, डाइवर्ज हो जाता है। बट ये समेशन जो है, अगर ये एक्स की वैल्यू रही, एक्स की वैल्यू यहाँ से -1 से 1 तक लाई करेगी, तो उस टाइम ये कन्वर्ज आंसर देगा, उस टाइम ये फाइनाइट आंसर देगा। उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम सही होती है। ठीक है, तो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तभी ट्रू होती है जब x की वैल्यू, ये जो मॉड x है, ये 1 से छोटा होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ से मैं एक जनरल टर्म लिख सकता हूँ। जैसे जनरल टर्म इसके लिख सकते हैं जब यहाँ पे n की पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसके लिए भी जनरल टर्म कैसे लिख सकते हैं। देखिए, इसके लिए जनरल टर्म क्या आ जाएगी, इसके लिए जनरल टर्म आ जाती है tr+1 -n-1 so on -n-r+1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ध्यान से देखिए, -n-1 तो -n के साथ अगर मैंने ये 1 लगा रखा है, ठीक है, -n- ये 1 लगा रखा है, तो एक ज़्यादा है, 2 फैक्टोरियल है यहाँ पे। -n-n-2, यहाँ पे 2 है तो 3 फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे सिमिलरली देखिए, माइनस अगर मैं बाहर ले लूँ तो r-1 है, तो यहाँ पे r फैक्टोरियल है। ठीक है, -1 -n-1 -n-r+1, तो -n माइनस अगर मैं कॉमन ले ले तो यहाँ पे r-1 बचेगा इस लास्ट वाले ब्रैकेट में, n डिवाइडेड बाई एक ज़्यादा r फैक्टोरियल, एंड साथ में क्या है, जो भी 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पे जो x की पावर आ जाएगी, माइनस x की पावर आ जाएगी, वो r बन जाएगी। ठीक है, डिपेंड करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव होता तो x की जगह, -x की जगह x सब्स्टिट्यूट कर ले, तो ये जनरल टर्म बन जाती है। ठीक है, ये वाली जनरल टर्म बन जाती है इसके लिए। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, तो यहाँ पे 1 + x है, होल रेज़ टू पावर 27/5 है। कौन सी टर्म इसकी नेगेटिव होने वाली है वो हमें पता करना है, तो इसके जनरल टर्म लिख देते हैं जस्ट। तो यहाँ पे जनरल टर्म कितनी आ जाएगी, tr+1 किसके कुल आ जाएगी, वो बन जाएगी 27/5 इंटू 27/5 - 1, 27/5 - 2, so on 27/5 - r+1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड x रेज टू पावर, क्योंकि -x की जगह x है, x रेज टू पावर r कर देंगे। राइट, ये मैंने जनरल टर्म लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूं कि मुझे नेगेटिव टर्म मिले, पहली नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखिए 27/5 27/5 - 2, मैं जस्ट ये देख लेता हूँ कि ये जो लास्ट वाली एक्सप्रेशन है, ये कब नेगेटिव आंसर दे देगी। ठीक है, पहली बारी कब नेगेटिव आंसर देगी, उस r की वैल्यू के लिए, वहाँ से r की वैल्यू पता लग जाएगी, है ना, r की वैल्यू पता लग जाएगी। अगर ये वाली टर्म नेगेटिव है और इससे पहले वाली पॉजिटिव है सारी, ठीक है, सारी पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली तो पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो जस्ट मुझे ये पता करना है कि ये वाली एक्सप्रेशन कब लेस देन 0 है, ये वाली एक्सप्रेशन कब लेस देन 0 है, ये पता करना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है सबको। तो यहाँ पे मेरे पास है क्या, 27/5 - r+1, ये लेस देन 0 कब है। ठीक है, 27/5 - r+1 ये लेस देन 0 कब है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27/5 और +1 है, तो 27/5 + 1 कितना आ जाएगा, 32/5 - r लेस देन 0। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से आ जाएगा 32/5 लेस देन r, या फिर r इज ग्रेटर देन 32/5। तो ये कितना आ जाएगा, 32/5 कितना आ जाता है, 6.4। तो r की वैल्यू 6.4 से बड़ी बड़ी, ठीक है, r की वैल्यू 6.4 से बड़ी बड़ी, तो r की मिनिमम वैल्यू, r मिनिमम, क्योंकि मुझे पहली टर्म ही नेगेटिव देखनी है, r की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए,
6.4 तो हो नहीं सकती है, तो 7 हो जाएगी। दैट मीन्स सेवन्थ आर की वैल्यू 7 के लिए, आर की वैल्यू 7 के लिए यहाँ पे आर की वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास ये फाइनल, मेरे पास ये जो टर्म है ये नेगेटिव आंसर दे देगी। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो इससे पहले वाले आर की वैल्यू 6 के लिए तो पॉजिटिव होता, आर की वैल्यू 5 के लिए पॉजिटिव होता, क्योंकि आर की वैल्यू 6.5 से 6.4 से बड़ी बड़ी चाहिए। तो ये सभी के सारे टर्म के पहले, इस टर्म से पहले वाली टर्म सारी पॉजिटिव है, ये आर की वैल्यू 7 के लिए नेगेटिव होगी है, तो ये नेगेटिव होगी तो पूरी की पूरी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, सारी की सारी नेगेटिव टर्म हो जाएगी, एंड पहली टर्म होगी जो नेगेटिव है, तो आर की वैल्यू 7 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो टर्म कौन सी होगी, 8th टर्म। आई होप ये क्लियर है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, 8th टर्म। ठीक है, 8th टर्म इसकी पहली टर्म होगी जो नेगेटिव आंसर देने वाली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4th क्वेश्चन। सो 4th क्वेश्चन है मेरे पास 50C4 प्लस समेशन आर वेरीज फ्रॉम 1 to 6, 56 माइनस आर C3। ऑप्शन है 56C4, 56C3, 55C3, 55C4। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो इसको सही ढंग से लिख देता हूं। तो मेरे पास जो गिवन है वो है 50C4 प्लस आर की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 56 माइनस 1, 55C3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 55C3 प्लस, ठीक है, 55C3, आर की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 54C3, 54C3। नेक्स्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी, 53C3। नेक्स्ट वाली टर्म 52C3। नेक्स्ट वाली टर्म 51C3। नेक्स्ट वाली टर्म 50C3। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, लास्ट वाले आर की वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे 50 आने वाला है, 56 माइनस 6, 50 डिवाइडेड 50C3 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाली टर्म होनी चाहिए, हाँ जी 50C3 ये आनी चाहिए। इसकी मुझे टोटल आंसर निकालना है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको और इसको ध्यान से देखिए, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को ध्यान से देखिए, 50C3 और 50C4 बता रहा है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, NCR प्लस NCR माइनस 1। तो इसका फाइनल आंसर किसके इक्वल आ जाता है, ये बन जाता है N+1। ठीक है, ये बन जाएगा N+1CR, मतलब एक ऊपर ऐड हो जाता है और जो हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट है R और R-1 से, वो यहाँ नीचे आ जाता है R। ठीक है, इसको प्रूव करना भी बहुत आसान है। NCR को मैं लिख सकता हूँ N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता हूँ N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R माइनस 1 फैक्टोरियल N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। कॉमन ले सकते हैं, जो चीज़ें कॉमन आ रही है, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ से R माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। और अंदर क्या बच गया, देखिए ऊपर 1 बचेगा पहले टर्म में, R फैक्टोरियल से R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल लिख देता, R माइनस 1 फैक्टोरियल बाहर आ गया तो R बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, सॉरी यहाँ पे R माइनस 1 फैक्टोरियल, R माइनस N माइनस R फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे N माइनस R फैक्टोरियल मैंने कॉमन निकाल लिया था, तो यहाँ पे हो गया 1 ओवर R प्लस 1 ओवर R माइनस 1 फैक्टोरियल तो बाहर चला गया, N माइनस R प्लस 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बाहर बच रखा है N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R माइनस 1 फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। अंदर हम इन चीज़ों का एलसीएम ले सकते हैं क्या, ज़रूर, N माइनस R प्लस 1 टाइम्स R, एंड ऊपर चला जाएगा N माइनस R प्लस 1 प्लस R। ठीक है, R और ये R कैंसिल आउट हो गया, N प्लस 1 बच गया और N फैक्टोरियल ऊपर ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा N प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखिए R और R माइनस 1 फैक्टोरियल, तो बन गया R फैक्टोरियल
n माइनस आर प्लस वन और n माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n प्लस वन सी आर। ठीक है, तो सॉल्व करके यही आने वाला है, n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल, ये वही लिखा है मैंने। तो इसका मतलब मैं ये वाली चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये वाली चीज़ कैसे अप्लाई करूँगा, देखिए 50C3 और 50C4, तो ये बन जाएगा 51C4 बन जाएगा। अब ये 51C4 और 51C3 इन दोनों को क्लब करेंगे तो ये दोनों क्लब होके क्या आ जाएगा, 52C3 और 4 में कौन बड़ा है, 4, तो 4। अब ये 52C4 और 52C3 ये क्या बन जाएगा टोटल, इन दोनों को क्लब करके कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 53C4। और ये 53C4 और ये 50C3 दोनों ऐड होके क्या बन जाएगी, 54C4 बनेगा। एंड 54C4 यहाँ से बन चुका है और 54C3 ऑलरेडी है, तो ये क्या बन जाएगा, 55C4 बन जाएगा। ठीक है, 55C4 बन गया। अब ये 55C4 और इन दोनों को क्लब करेंगे तो कितना बन जाएगा, 56C4 बन जाएगा। ठीक है, 56C4 ये फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी को क्लब करके हमारे पास जस्ट एक टर्म बचेगी 50C4। तो ऑप्शन देख लीजिए, 50C4 होना चाहिए। 50C4 ये अपना फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 56C4, 56C3, 55C3, 55C4। कभी कभी ऐसे दे रखा होता है, इसी फर्स्ट ऑप्शन को मे बी वैसे लिख देता 56C52, तो भी आंसर सही होता। ठीक है, 56C4 इज सेम एज 56C52, NCR इज सेम एज NCN माइनस R। ठीक है, R चीज़ें सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ ग्रुप्स जितने बनेंगे या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने ही बनेंगे जितने n माइनस R चीज़ों को छोड़ने का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसलिए NCR इज सेम एज n माइनस NCN माइनस R। तो 56C4 इज सेम एज 56C 56 माइनस 4, तो वो आ जाएगा 52। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन मैंने बता दिया, फर्स्ट ऑप्शन की वेरिएशन इस तरह से कर सकता था। एंड फोर्थ ऑप्शन में भी वो नन ऑफ दीज दे देता। तो पहले नज़र में आप लोग देखते कि कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो नन ऑफ दीज लगा देते हैं। ठीक है, तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे होता रहता है। तो फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में है समेशन r फ्रॉम 0 टू n r प्लस 1 NCR इज इक्वल टू n प्लस 2 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। स्टेटमेंट 2 में वो बोल रहा है r की वैल्यू 0 से लेके n तक r प्लस 1 NCR x रेज़ टू पावर r 1 प्लस x रेज़ टू पावर n प्लस nx टाइम्स 1 प्लस x रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 देने के बाद उसने हमसे क्वेश्चंस किए। स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस है कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोलता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 जो कि ये स्टेटमेंट है फर्स्ट की सही एक्सप्लेनेशन है। मतलब सेकंड स्टेटमेंट 2 की हेल्प से हम फर्स्ट को कैरी आउट कर सकते हैं, फर्स्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब फर्स्ट को सॉल्व कर सकते हैं स्टेटमेंट 2 की हेल्प से। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, पर स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 की, मतलब स्टेटमेंट 2 से हम स्टेटमेंट 1 को कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। फोर्थ ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो क्वेश्चन करते हैं, देखिए एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है ना, स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, तो स्टेटमेंट 2 से शुरुआत करते हैं सबसे पहले आप। तो अगर स्टेटमेंट 2 से शुरुआत की जाए तो स्टेटमेंट 2 क्या है अपने पास, ओके स्टेटमेंट 2 है अपने पास समेशन r from 0 to n r plus 1 NCR x raised to power r NCR x raised to power r
इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन प्लस एन एक्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन प्लस एन एक्स एक्स रेज टू पावर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले इसकी एक्सपेंशन मैं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देते हैं। आर की वैल्यूज जैसे 0 और n के बीच में, 0 और n से लेके है, तो अगर मैं r की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो यहाँ पे कैसे टर्म आ जाएगी, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे nc 0 बनेगा और x रेज़ टू पावर 0 बनेगा। तो क्या बन गया मेरे पास 1 टाइम्स n से 0, c0 लिख सकता हूँ मैं से, c0 और x की पावर 0 तो 1 बनता है, प्लस r की वैल्यू अगर मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या बनेगा 2 टाइम्स c1 x रेज़ टू पावर 1। r की वैल्यू अब 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो यहाँ पे बन जाएगा 3 टाइम्स c2 x रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अब मैं अगर नेक्स्ट कैसे बन जाएगा, देखो पैटर्न पता लग रहा है, 4 टाइम्स c3x क्यूब, और लास्ट वाली टर्म क्या है, जब r की वैल्यू n है तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास n प्लस 1 c n x रेज़ टू पावर n। ठीक है, n प्लस 1 सी एन एक्स टू पावर n। तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, ये कैसे पता करें, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये जो कोफिशिएंट्स है ना, ये वाले c0 c1 c3, ये स्टैंडर्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन की कोफिशिएंट होता है। कौन सी स्टैंडर्ड बाइनोमियल होती है, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n। अब 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n किसके इक्वल होता है, वो होता है c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर, है ना, सबको पता होगा, प्लस सी एन एक्स रेज़ टू पावर एन। ठीक है, सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे से यही बनने वाला है, c0 c1 c2। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, क्या इसकी हेल्प से मैं इसको बना सकता हूं। देखिए कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की चीज है यहाँ पे, इसकी हेल्प से इसको बनाना है मुझे। तो सबसे पहले ये देखिए कि x1 के साथ यहाँ पे x है बट साथ में 2 भी है, यहाँ पे x2 है तो x2 को मुझे 3 टाइम्स x2 x क्यूब बनाना है। दैट मीन्स कि x2 का जो कोफिशिएंट आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल है बनाना, ध्यान से देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन में थ्रू आउट x को मल्टीप्लाई कर दूँ, इस इक्वेशन में थ्रू आउट x को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास बन जाएगा c0x, यहाँ पे बन जाएगा c1x स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा c2x क्यूब बन जाएगा। पावर देखना है, x का स्क्वायर बन गया यहाँ पे c1 के साथ, यहाँ पे c2 के साथ x का क्यूब बन गया। फिर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ दोनों साइड, इसको और इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो जो x का स्क्वायर बना था वो 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे c0 के c1 के साथ 2 है, यहाँ पे c0 के साथ x बना था उसकी डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा तो जस्ट c0 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे c2 का x क्यूब था, जब मैंने x मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगी 3x स्क्वायर, तो 3 आगे आ जाएगा तो c2 x स्क्वायर बन जाएगा। तो सारी कहानी क्लियर होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई x बोथ साइड्स, दोनों साइड में x को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जैसे मैंने दोनों साइड x को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया, x टाइम्स 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू c0x प्लस c1x स्क्वायर प्लस c2x क्यूब सो ऑन प्लस cn x रेज टू पावर n प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं इनको, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखिए अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं इसको तो इसके डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, x को एज इट इज रखा, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n के डिफरेंशिएशन n टाइम्स 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे कर देता हूं मैं, x को एज इट इज रखा, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n के डिफरेंशिएशन n टाइम्स 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस, अब 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को ऐसे कांस्टेंट रखता हूं और x की डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को एज इट इज रख दिया और x की डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगी।
एंड जो राइट हैंड साइड में जो समान था वो क्या बचा था मेरे पास, सी नॉट एक्स प्लस सी वन एक्स स्क्वायर, इसके डिफरेंशिएशन करेंगे इंडिविजुअल टर्म के साथ। सो सी वन एक्स के डिफरेंशिएशन सी नॉट एक्स के डिफरेंशिएशन सी नॉट, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास सी नॉट प्लस नेक्स्ट क्या बनने वाला है, 2 आगे आ जाएगा तो 2 टाइम्स सी वन एक्स, 2 टाइम्स सी वन एक्स, 3 टाइम्स सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन n प्लस 1 सी एन एक्स रेस टू पावर n, यही बनेगा लास्ट वाले टर्म। n प्लस 1 आगे आ जाएगा, सी एन एक्स रेस टू पावर n बचेगा, एक्स रेस टू पावर n बच गया। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, मुझे इसी की वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए थी। और ये किसके इक्वल आ गया, यहाँ से देख सकते हो ये इसके इक्वल आ गया, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n एक्स एन 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे ये सारा का सारा किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n प्लस 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n प्लस एन एक्स 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n माइनस 1। और उसने यही बोला था कि ये जो समेशन है ये इसके इक्वल है, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n प्लस एन एक्स 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n माइनस 1, जो कि सही आ रहा है अपना। दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 अगर करेक्ट है तो स्टेटमेंट 1 क्या होगा, स्टेटमेंट 1 को भी देख लेते हैं कि क्या स्टेटमेंट 2 की हेल्प से स्टेटमेंट 1 को कैरी आउट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल सही है, ये पता लग गया, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 पे चलते हैं। स्टेटमेंट 1 की एक्सपेंशन करें तो क्या होगा, r की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा सी नॉट, r की वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स c1, 3 टाइम्स c2, ठीक है, 3 टाइम्स r की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 3 टाइम्स c2 आ गया प्लस 4 टाइम्स c3, और लास्ट में करते करते r की वैल्यू अगर मैंने n सब्स्टिट्यूट कर दी तो यहाँ पे बन जाएगा n प्लस 1 टाइम्स cn, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, तो अब ध्यान दे, तो यहाँ पे भी तो यही था ना, सी नॉट प्लस 2 c1 प्लस 3 c2, सी नॉट प्लस 2 c1 प्लस 3 c2, फिर 4 c3, फिर n प्लस 1 cn, लास्ट वाले टर्म n प्लस 1 cn, और यहाँ पे देखिए लास्ट वाले टर्म के n प्लस 1 cn। बट जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज किया है कि इनके साथ x नहीं लगा हुआ, और यहाँ पे इन सबका कोफिशिएंट सेम है, सी नॉट 2 c1 3 c2 और x लगा हुआ है। और ये टोटल किसके इक्वल है, टोटल इस सब की वैल्यू, इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू इसके इक्वल है, जो कि हमने अभी निकाला था। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे x ना बचे, तो क्या करना पड़ेगा, x की जगह थ्रू आउट 1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी की तरह है ना, आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो राइट हैंड साइड पे भी चेंज आएगा। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड पे भी x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, और जैसे मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा वो मेरे पास स्टेटमेंट 1 को दे देगा, स्टेटमेंट 1 की लेफ्ट हैंड साइड को दे देगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू में 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो जैसे मैं x की वैल्यू 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो अगर x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, और ये किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस 1 2 रेज़ टू पावर n प्लस n टाइम्स 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 कॉमन आ रहा है, और लास्ट में बच गया 2 प्लस n, तो ये आ रहा है 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 2 प्लस n। तो क्या स्टेटमेंट 1 यही दे रखा है, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 और 2 प्लस n और n प्लस 2, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही दे रखी है, स्टेटमेंट 1 भी बिल्कुल सही है, और स्टेटमेंट 2 की हेल्प से हम स्टेटमेंट 1 तक पहुंच सकते हैं। दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो इस तरीके से ऑप्शन फर्स्ट अपना बिल्कुल सही हो गया। सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है, ये भी किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में आ रखा है, आई थिंक AIEEE टू बी प्रिसाइज, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं।